नमस्ते। आज हम क्लास 12th के व्यवसाय अध्ययन का 7th चैप्टर निर्देशन या डायरेक्टिव इसका आगे पढ़ेंगे। हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे थे निर्देशन के तत्व और निर्देशन के 4 तत्वों में से हमारा तीसरा तत्व नेतृत्व हम पढ़ रहे थे। अब नेतृत्व का अगला टॉपिक है नेतृत्व का महत्व, आवश्यकता और या कार्य। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी उपक्रम को लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन चारों तत्वों के का होना आवश्यक है: पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व और संप्रेषण। तो नेतृत्व का क्या महत्व है निर्देशन में? इसमें पहला है प्रेरणा शक्ति। तो नेतृत्व में प्रेरणा शक्ति होती है। जो भी नेता होता है किसी भी कार्य को करवाने वाला, उस नेता में लोगों को प्रेरित करने के लिए शक्ति होती है और वो इसका उपयोग भरपूर करता है, लोगों को प्रेरित करता है ताकि उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नेता में नेता के व्यक्तित्व में प्रेरणा देने की एक कला होनी चाहिए। फिर है अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि। नेतृत्व प्रेरणादायक और प्रशंसापूर्ण शब्दों का उपयोग करके अपने जो सहयोगी हैं उनका मनोबल बढ़ा सकता है और उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर सकता है। किन्हीं अच्छे शब्दों का उपयोग करके, शाबाशी देकर, कार्य की तारीफ करके भी अधीनस्थों के मनोबल में वृद्धि बढ़ाई जा सकती है नेतृत्व के माध्यम से। फिर है टीम भावना। नेतृत्व अपने व्यवहार से उपक्रम में टीम भावना का विकास करता है। जब समस्त कर्मचारी एक सूत्र में टीम भावना से कार्य करते हैं तो वो उपक्रम के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अगला है सहयोग एवं समन्वय। नेतृत्व के द्वारा उपक्रम के विभिन्न व्यक्तियों में आपसी सहयोग और समन्वय की भावना का विकास किया जाता है और इसी से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वहां कार्य करने वाले लोग जब तक एक दूसरे का सहयोग न करें और उनमें कार्य करने का समन्वय न हो तब तक किसी भी उपक्रम को लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। फिर है प्रशिक्षण। नेतृत्व अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। प्रशिक्षण के द्वारा ही अपने अधीनस्थों की योग्यता में वृद्धि करके अपना अगला नेतृत्व प्रतिनिधि तैयार करता है। नेतृत्व का विकल्प उपलब्ध होने से आश्रितता अनुपात में कम आती है, यानी वो प्रशिक्षण देके प्रत्येक को अपने समान बनाना चाहता है। कुछ लोग बन जाते हैं, कुछ लोग नेतृत्व करने लायक नहीं होते हैं। तो जो नेतृत्व करने लायक होते हैं, जब उनको प्रशिक्षण देके नेतृत्व करने योग्य बना लिया जाता है, तब उस नेता की या उस नेतृत्व का कार्यभार थोड़ा हल्का हो जाता है। फिर है आवश्यकताओं की पूर्ति। नेतृत्व के द्वारा अनुयायियों या अधीनस्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जब आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और समर्पण से कार्य करता है। उसके बाद अगला है अनुशासन की स्थापना। नेतृत्व के द्वारा ही किसी भी उपक्रम में अनुशासन की स्थापना की जा सकती है। यदि वह उपक्रम अनुशासनहीन हो, अव्यवस्थित हो, अनियमित हो तो फिर नेतृत्व का कोई परिणाम नहीं निकल सकता। इसलिए उस उपक्रम में अनुशासन के द्वारा उसके लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। फिर दूरदृष्टि। नेतृत्व भविष्य की ओर देखता है, वह दूरदृष्टिवान होता है। भविष्य में अवसरों की पहचान कर नेतृत्व उसका लाभ उठाता है, यानी कोई भी कार्य दूरदृष्टि से किया जाना आवश्यक है। फिर नवाचार। नेतृत्व के द्वारा नवीन युक्तियां, नीतियां और योजनाओं के उपक्रम के लिए क्रियान्वित की जाती है और नेतृत्व नवाचार पसंद करने वाला होना चाहिए जिससे उसका लाभ उठाया जा सके।
फिर विवादों का निपटारा। नेतृत्व ऐसा हो कि यदि कर्मचारी आपस में विवाद करते हैं तो उनका निपटारा बहुत प्रेम से करें, ताकि फिर से सब एकजुट होकर लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। अगला हमारा टॉपिक है नेतृत्व के कार्य या कर्तव्य। नेतृत्व को यानी नेता को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है निर्देशन एवं नियोजन। नेतृत्व का पहला प्रमुख कार्य है कि नियोजन तथा उपक्रम के सदस्यों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्देशन देना। पहले तो योजना बनाना और उसके बाद उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नियोजन करना। समूह का नेता समूह के प्रतिनिधि के रूप में उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेता है, बड़े बड़े निर्णय लेता है और उन निर्णयों को अपने अधीनस्थों को लागू करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। फिर दूसरा है कार्य अभिप्रेरणा व समन्वय। नेतृत्व का दूसरा कार्य है कि सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जिससे लक्ष्य प्राप्त हो सके। फिर अगला है सूचना एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो नेतृत्व का कार्य यह है कि वो अपने समूह के सदस्यों को समय पर सही सूचनाएं दें और उन सूचनाओं के बाद जिन भी तकनीकी कार्यों में उसकी सहायता की आवश्यकता हो वहां सहायता प्रदान करें। फिर अगला है पुरस्कार व दंड की व्यवस्था। नेतृत्व अपने समूह के सदस्यों के लिए पुरस्कार और दंड दोनों की व्यवस्था करता है। वह अच्छा कार्य करने के लिए जिस प्रकार लोगों को पुरस्कार देता है, उसी प्रकार अक्षम या गलत कार्य करने वाले को दंड भी देता है और उच्च प्रबंधन को इस संबंध में सिफारिश करता है। पुरस्कार और दंड देना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। फिर अगला है स्वास्थ्यप्रद वातावरण का निर्माण करना। तो एक उपक्रम में संगठन में जितने भी विभाग होंगे उन विभागों में स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना चाहिए। यानी यदि टेंशन होगा तो कर्मचारी ज्यादा अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एक स्वस्थ वातावरण हो जिसमें कर्मचारी आनंदित होते हुए कार्य कर सकें, ऐसे वातावरण को पैदा करना ये नेतृत्व का कार्य है। फिर सदस्यों को पदोन्नति तथा विकास। नेतृत्व का यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि अच्छा कार्य करने वाले को अभिप्रेरित करने के लिए उसकी पदोन्नति की जाए और आगे भी उनका विकास के अवसर प्रदान किए जाए। फिर अगला है अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करना। नेता को ऐसा होना चाहिए कि वो अधीनस्थों का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाए। ये ज्यादा करके उसके स्वभाव पर, उसकी क्रियाविधि पर निर्भर करेगा, उसके बोलने पर कि कैसे वो अपने समूह के लोगों को अपना बनाकर रखता है, अपने अधीनस्थों को अपना बनाकर रखेगा तो सारे उसको सहयोग देंगे। ये भी एक कला होनी चाहिए नेतृत्व के अंतर्गत। फिर है आदर्श प्रस्तुत करना। नेतृत्व निष्पक्ष, निस्वार्थी, योग्य, साहसी होना चाहिए। नेतृत्व को समूह के सदस्यों के सामने अपने व्यवहार व आचरण से ऐसे आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि वह अपने अनुयायियों से अपेक्षा रखता है। यानी आवश्यक है कि हमको जिस प्रकार के व्यवहार की अपने अधीनस्थों से आवश्यकता है उस प्रकार का व्यवहार हम उनके सामने प्रस्तुत करें, जिससे वो भी वैसा ही व्यवहार हमसे करें, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें। फिर अगला हमारा है कि नेता के गुण। अगला टॉपिक है नेता के गुण। तो किसी एक नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो एक अच्छे नेता के गुण आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक चार्ट बना हुआ है अच्छे नेता के गुण का, जिसमें है उच्च चरित्र, पहलपन, मानसिक परिपक्वता, गुणग्राह्यता, सत्यनिष्ठा, मानवीय दृष्टिकोण, निर्णायकता, आत्मविश्वास, संप्रेषण योग्यता, सहकारिता, शारीरिक विशेषताएं। ये एक नेता के अंदर
गुण होने चाहिए। तो अब हम इन गुणों को विस्तार से देखते हैं कि शारीरिक विशेषताएं। नेता को शारीरिक रूप से प्रभावशाली होना चाहिए। शारीरिक विशेषताओं में उसका कद, वजन, रूप, रंग, आवाज इत्यादि सम्मिलित किया जाता है। इन सभी से व्यक्तित्व का निर्माण होता है और जब प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा तो वही नेता कहलाएगा। यानी उसकी ऊंचाई हो, उसके आवाज में भारीपन हो, उसके एक आवाज से लोग कार्य करें या डर पाए, इस प्रकार का आवाज होना चाहिए, तब लोग उस नेता का कहना सुनेंगे। दूसरी विशेषता है मानसिक परिपक्वता। नेता को मानसिक रूप से परिपक्व होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, संयमित होना चाहिए और दूसरे की बातों को शीघ्रता से समझने और समझाने वाला होना चाहिए। फिर है आत्मविश्वास। दूसरों का विश्वास जीतने के लिए स्वयं में आत्मविश्वास होना आवश्यक होता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास के बल पर ही किया जा सकता है। फिर है अगला ज्ञान। नेता को अपने व्यवसाय या अपने क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों का ज्ञान ही नहीं अपितु नवीनतम ज्ञान भी होना चाहिए। यानी उसको हमेशा अपडेट होते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि वो पुरातन कालीन कार्य ही करवाता रहे, उसके नवीनतम ज्ञान भी होना चाहिए। और एक ज्ञानवान नेता ही अनुयायियों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। फिर निर्णायकता। एक नेता में निर्णय लेने और उसको क्रियान्वित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। भय, दबाव, डर से नेता यदि अपने निर्णय परिवर्तित करते हैं तो वो नेता को कोई भी कभी भी कैसे भी परिवर्तित कर पाएगा। वो अपनी किसी एक बात पर कभी भी अड़िग नहीं रहेगा। फिर मानवीय दृष्टिकोण। नेता को अपने क्रियान्वयन में मानवीयता का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे अधीनस्थ लोग हैं वो सब मानव है, तो मानवीय दृष्टिकोण रखकर उसने कार्य करना चाहिए। निरंकुश और तानाशाह नहीं होना चाहिए। फिर गुण ग्राह्यता। नेता में नवीन विचारों, तथ्यों, सुझावों को ग्रहण करने की सोच होनी चाहिए। नेता को नवीनतम ज्ञान तथा विचारों से तुरंत अपनाना चाहिए। फिर है सहकारिता। नेता में अधिक से अधिक लोगों के साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। नेता में समझौता करने, समायोजन करने, अनुकूलित होने की क्षमता होनी चाहिए। फिर संप्रेषण योग्यता। नेता में अनेक अनुयायियों की बात समझने एवं उन्हें अपनी बात समझाने की योग्यता होनी चाहिए। संप्रेषण है अपनी बात लोगों से मनवाने और लोगों की बात सुनकर उस पर विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर सत्यनिष्ठा। नेता के कथन पर उनके अनुयायी विश्वास करते हैं, अतः नेता को भी सदैव सत्य कथन कहना चाहिए, जिससे उसके कर्मचारियों के साथ झूठे वादे न करे और नेता उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी दिखाए तो अधीनस्थ लोग भी उसी प्रकार सत्यनिष्ठ बनेंगे। फिर है अगला पहलपन। नेता में पहलपन का गुण होना चाहिए। कोई भी चीज को आगे आकर करने की भावना उसमें होनी चाहिए। जब वो स्वयं करके दिखाएगा तभी उसके अधीनस्थ भी उसका देखकर कार्य करेंगे। फिर उच्च चरित्र। नेता को उच्च चरित्र का होना चाहिए। अनुयायी उसके चरित्र से प्रभावित हों, ऐसा वो नेता होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। थैंक यू।